बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है और इसमें हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है केमिस्ट्री को, क्योंकि मोस्टली ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, बेसिकली केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट जो मैटर होता है उसके हम केमिकल कंपोजिशन और उसमें होने वाले रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम वाटर की कंपोजिशन को स्टडी करेंगे तो ये केमिस्ट्री में आएगा। इसी तरह इन्वायरमेंटल जितनी भी चेंजेस हैं उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो भी केमिस्ट्री के अंदर आएगा। इसके अलावा फिर हम कंपोजिशन ऑफ फूड के ऊपर, ठीक है, को भी डिस्कस करेंगे तो वो भी केमिस्ट्री के अंदर आएगा। तो जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपका कि डिफ़ाइन आपने करना है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री को। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है वो क्या है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है उन मेथड और टेक्नोलॉजीज़ को, ठीक है, जिनको यूज़ करते हुए हम इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर केमिकल की प्रोडक्शंस करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम सोप जो हम यूज़ करते हैं वैसे डेली लाइफ में, इसकी प्रोडक्शंस के लिए जो मेथड एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होंगे, ठीक है, वो भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंडर आएगा। जैसे ऑयल्स हो गए, कुकिंग ऑयल वगैरह, फिर डिटर्जेंट्स हो गए, फिर फूड प्रोडक्ट्स हो गए, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इनकी प्रोडक्शंस के लिए जो मेथड और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किए जाएंगे और उसको अलग से केमिस्ट्री की एक ब्रांच में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी चीज़ की समझ आ गई होगी। और सेकंड चीज़ है एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ना, बेसिकली ये किसी भी कंपाउंड की जो एनालिसिस होती है ना उसके लिए जो हम डिफरेंट किस्म के जो टेक्निक्स और मेथड यूज़ करते हैं उसकी स्टडी को एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज अगर हम एक ब्लड सैंपल है उसकी जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए जो मेथड एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी करती है। ठीक है, उसके रिलेटेड जितने भी दो कंपाउंड्स के जो डेरिवेटिव्स हैं, इनके जो कंपाउंड्स हैं, इन दो एलिमेंट के, सॉरी हाइड्रोजन और कार्बन हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, इनके आपस में रिएक्शंस की वजह से जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, इनकी जो डेरिवेटिव्स बन रही हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। जबकि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं कि दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सेकंड चीज़ क्या होती है कि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो रिलेट करते हैं ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं कि जो भी जितने भी एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, इनके जितने भी जो कंपाउंड हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक है, और जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किसको डील करती है, स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आ जाता है, अल्कोहल आ जाती है, नाइट्राइड्स हैं, बेंजीन है, तो ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पे हमने 3 आपने स्कोप्स बताने हैं बायोकेमिस्ट्री के, कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या और उसके स्कोप्स क्या हैं। ठीक है, स्कोप बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज़ को या कोई भी हमारे पास चीज़ है तो उसके अंदर हम किस किस चीज़ को डिस्कस करते हैं वो उसका स्कोप कहलाता है। लेट्स सपोज अगर हम केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो उसका क्या होगा, स्कोप होगा। तो इसी तरह बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है कि बेसिकली बायोकेमिस्ट्री है क्या, इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जितनी भी केमिकल चेंजेस आ रही होती हैं उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और इसके स्कोप कौन कौन से हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी। और सेकंड चीज़ फंडामेंटल चेंजेस ड्यूरिंग डिजीज़ इन ऑर्गेनिज्म। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बीमार होता है, ठीक है, कोई इंसान है, जानवर है, कोई पौधा है, परिंदा, वट एवर जो भी है,
ठीक है। जब उसके अंदर कोई भी डिजीज़ होती है या वो बीमार होता है तो उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी को भी हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और उसके अलावा यूज़ इन फूड साइंस, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, इसके अलावा जो फूड साइंस होती है कि कोई भी जब फूड बनती है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर या कहीं भी तो उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। उसके अलावा एग्रीकल्चर लेवल के ऊपर जितने भी जो प्लांट्स होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उनके केमिकल चेंजेस उनके अंदर कौन कौन सी आती हैं और कैसे हम किसी भी कोई भी हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज चावल हैं तो हम उसकी जो प्रोडक्शन है उसको हम कैसे तेज़ कर सकते हैं, या कोई भी हमारे पास प्लांट है, वीट हो गया, कोई भी चीज़ है। उसके अलावा मेडिसिन के अंदर कि मेडिसिन जो है कैसे अफेक्ट करती है किसी भी प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर, या फिर वो मेडिसिन बनती कैसे है, उसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं और ये मेडिसिन किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें किसके अंदर आएंगी, ये सब स्टडीज़ जो हैं आएंगी बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफरेंट फ्रॉम हिट्रोजीनियस। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसके दोनों जो भी हमारे पास जो कंपाउंड्स होंगे 2 है या जो ज़्यादा हैं वो क्या होंगे, कम्प्लीटली मिसएबल होंगे, इनकी एक यूनिफॉर्म जो होगी एक स्टेट बनेगी। जबकि हिट्रोजीनियस के अंदर क्या होगा, ये इमिसेबल होंगे, यानी कि हम उनकी जो मिक्सचर होगा वो हिट्रोजीनियस फॉर्म में होगा, अनयूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल हम जो ले लेते हैं कि अगर हम वाटर और मिल्क को हम मिक्स करें ना तो उनका जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस होगा। लेकिन अगर हम सैंड के अंदर वाटर को वाटर और सैंड का मिक्सचर बनाएं तो उसका क्या होगा, हिट्रोजीनियस होगा, यानी कि हमें जो रेत होगी वो अलग नज़र आएगी और वाटर जो होगा वो अलग से नज़र आएगा, तो यानी कि उसकी एक हिट्रोजीनियस नेचर होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इट रिलेटेड टू ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है कि इट इज़ अ मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड ऑब्टेन बाय रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम एंड कार्बन 12 आइसोटोप इज़ नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास पहले भी मैंने आपको समझाया था कि साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उस हर एक एलिमेंट का हम मास जो है एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सटेंडर जो है एलिमेंट यूज़ किया कार्बन 12, क्योंकि ये बहुत अबेंडेंट पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है ज़मीन में, पौधों के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो कार्बन की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से कार्बन को 12 जो एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हुए उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स थे उनका उन्होंने एटॉमिक मास जो है एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। और उस एटॉमिक मास को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, AMU, यानी कि एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और इसका जो यूनिट है वो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, AMU की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर जो जितना भी उस कंपाउंड की जो क्वांटिटी होगी वो क्या कहलाएगी, एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगी। और उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस इन ग्राम में। जैसे कि हमारे 1 मोल हाइड्रोजन है तो इसका मास क्या होगा, 2 AMU होगा, और इसको हम ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है कि ये किसी भी कंपाउंड की जो सिंपल होल रेशियो होती है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2 है, ठीक है। और उसका हम एम्पेरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे H हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। ये दोनों उसको हम 2 के टेबल के साथ करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यानी पीछे हमारे पास 1 and 1 बच गया, तो HO एक H और एक O बच गया, तो ये इसका क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है। इसी तरह से हमारे पास सॉरी यहाँ पे अल्कोहल नहीं, ये ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज है हमारे पास C6H12O6, ठीक है। तो C हमारे पास 6 है, H हमारे पास 12 है, O हमारे पास क्या 6 है, 6 1 द 6, 6 2 द 12 एंड 6 1 द 6। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास बनेगा CH2O, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 7
अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 वेयर इज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कहता है कि वाई डू यू थिंक दैट एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड, ठीक है। वाटर कंपाउंड क्यों है और एयर जो है हमारे पास हवा है वो मिक्सचर है, क्यों? क्योंकि वाटर इज़ अ कंपाउंड बिकॉज इट हैज़ फिक्स प्रोपोजिशन ऑफ एलिमेंट वेरीज एयर हैज़ नॉट फिक्स कंसनट्रेशन। जो वाटर है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रोपोजिशन है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। जबकि एयर के अंदर इसकी जो प्रोपोजिशन है वो फिक्स नहीं है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन जो है फिक्स नहीं है, ठीक है। और वाटर को हम सिंपल जो फिजिकल चेंजेस के थ्रू हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हाँ, इसके हम फिजिकल स्टेट्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। लेकिन जो एयर होती है हम उसको सिंपल फिजिकल चेंज के थ्रू फिजिकल जो हमारे पास चेंजेस आ जाते, थोड़ी सी हीट करके कोल करके हम इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो तीसरी चीज़ ये है कि वाटर क्या है कि वाटर की जो केमिकल कंपोजिशन है, जो वाटर की जो कंपोजिशन है यानी कि एलिमेंट्स जो हैं वाटर के अंदर, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं उनके जो कंपोजिशन है वो केमिकल है, केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू वो आपस में जुड़े हुए हैं। जबकि जो एयर के अंदर जितनी भी जो कंपोजिशन है ना वो फिजिकल मीन से जुड़ी हुई है। तो इस वजह से हम यूँ कह सकते हैं कि जो फिजिकल कंपोजिशन है एयर की, इस वजह से ये मिक्सचर है, जबकि वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसीडर एज एलिमेंट वेर इज वाटर एज कंपाउंड, ठीक है। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, क्योंकि इनके जो स्पेसिफिक एटॉमिक मास है और नंबर हैं और ये एग्जिस्ट होते हैं एज अ स्मॉलेस्ट यूनिट कंसीडर किए जाते हैं, और ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या बनाएंगे, कंपाउंड या मालिक्यूल्स बनाएंगे। तो इस वजह से ये क्या है, एलिमेंट है। जबकि जो वाटर है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है और डिफरेंट जो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ड्यू टू इट्स ब्रेक डाउन, और इसको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या हो सकता है, मज़ीद ब्रेक डाउन होके स्मॉल पार्टिकल्स बना सकता है। तो इस वजह से वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट आर सिग्निफिकेंसेस ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसकी सिग्निफिकेंसेस क्या है। जो सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या करता है, एक्टिव रोल प्ले करता है किसी भी एलिमेंट की रिकॉग्निशंस के लिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये क्या करता है कि किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन देता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये किसी भी एलिमेंट की फैमिली या ग्रुप को डिटरमाइन करने में हमें मदद करता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि इट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ एलिमेंट वेदर इट इज़ आयन, रेडिकल और इन एटम। और इसके अलावा ये किसी भी एलिमेंट की जो नेचर होती है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है कि सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो बेसिकली मिक्सचर है, जबकि वाटर कंपाउंड है। तो वही वाली चीज़ आ जाती है, क्योंकि जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है या उनकी जो प्रोपोजिशन है वो क्या है, फिक्स नहीं है, ठीक है ना। और जबकि वाटर के अंदर जो वाटर की केमिकल कंपोजिशन है और वो एक फिक्स्ड है, तो इस वजह से वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है, जबकि जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो क्या है, एक मिक्सचर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, आपने क्लासीफाई करना है इन डिफरेंट एलिमेंट्स को, जहाँ पे हीलियम था, कार्बन मोनोऑक्साइड थी, हाइड्रोजन थी और कोबाल्ट थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या, हीलियम क्या, ये एलिमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड या कंपाउंड है, देखिए इसमें एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, तो सो इट्स मीन ये क्या है, कंपाउंड है। जो हाइड्रोजन है वो क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। और इसी तरह से CO जो कोबाल्ट है वो भी क्या है, एक एलिमेंट है। और जबकि जो वाटर क्या है, इज़ अ कंपाउंड, और मिल्क क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। गोल्ड क्या है, हमारे पास एलिमेंट है, जबकि ब्रास क्या है, मिक्सचर है। इसी तरह से आयरन क्या है, एलिमेंट है, और स्टील क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। क्योंकि स्टील के अंदर डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन होती है, जिंक होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे मिल के ना आयरन के अंदर ये सारी चीज़ें जब ऐड करें तो हमारे पास स्टील बन जाती है। तो इसमें स्टील क्या है, एक मिक्सचर है। इस तरह गोल्ड है, इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें जब डालेंगे तो ब्रास बन जाएगा, क्योंकि गोल्ड एक एलिमेंट है। वाटर हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, लेकिन मिल्क क्या है, मिक्सचर है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरह हीलियम क्या है, हाइड्रोजन क्या एक एलिमेंट है, और हीलियम भी एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है।
उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट एंड व्हाई इट इज़ नीडेड। एटॉमिक मास यूनिट क्या है कि ये एक यूनिट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, ठीक है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है 12 AMU है, और इसी तरह ऑक्सीजन का क्या है 16 AMU है, और हाइड्रोजन का कितना है 1 AMU है। तो इसकी नीड क्यों है कि क्योंकि इट इज़ नीडेड टू एक्सप्रेस द मास ऑफ कंपाउंड बाय स्टैंडर्ड मीन टू रिड्यूस कन्फ्यूजन। ये किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम या कंपाउंड का जो मास होता है वो उसको क्या करता है कि रिप्रेजेंट करता है, और क्या करता है रिड्यूस करता है कन्फ्यूजन को, ठीक है। एक्सटेंडर उसको क्या देता है, एक्सटेंडर उसको वैल्यू दे रहा होता है, जिसकी वजह से कोई भी जब बंदा देखता है कि इसके AMU लगा हुआ है तो इट्स मीन ये क्या है, एक किसी मास का यूनिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंसेस फॉलोड बाय फॉलोइंग कंपाउंड। कॉपर और जिंक जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। जब वाटर और शुगर को मिलाएंगे क्योंकि इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी और ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। एल्यूमिनियम और सल्फर को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनेगा। आयरन, निकल और क्रोमियम को मिलाएंगे तो हमारे पास तब भी आयनिक कंपाउंड बनेगा। उसके बाद हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। तो फार्मूला मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जो सम ऑफ टोटल एटम, जितने भी टोटल एटम का जो मास होता है एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसका जब हम टोटल सम लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मास बनेगा। जबकि फार्मूला यूनिट जो होता है उसके अंदर जितने भी यूनिट्स होते हैं उनके मास को जब हम सम लेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, हमारे पास बनेगा फार्मूला यूनिट या फार्मूला मास यूनिट बनेगा, ठीक है। फार्मूला मास भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो जो वाटर है हमारे पास वो क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। H2SO4 भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन NaCl और पोटेशियम आयोडाइड क्या है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड, आयन्स के आपस में जुड़ने की वजह से ये कंपाउंड बना हुआ है, तो इट्स मीन ये क्या होगा, फार्मूला यूनिट मास है। और इस तरह पोटेशियम आयोडाइड भी क्या है, फार्मूला मास यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो मीटिंग है